हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की लेक्चर सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पर शुरू है और इस लेक्चर सीरीज में आप सबका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। यूनिट 1 हम देख रहे हैं नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस और उसमें पहले 3 लेक्चर में हमने कोई थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने अब तक देखा। तो इस लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम अब एक्चुअल पहली नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और उसका नाम है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग और इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, दैट इज ईडीएम। इसे स्पार्क मशीनिंग भी कहते हैं या स्पार्क इरोजन मेथड भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का वर्किंग किस तरह होता है, उसका सेटअप कैसे होता है। इन सब बातों के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। ईडीएम का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, मतलब किस प्रिंसिपल पर यह मशीनिंग प्रोसेस डिपेंड है, ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस, ये है टूल और ये डीसी पावर सप्लाई है और ये टूल और वर्क पीस, ये दोनों के बीच में जो गैप है उसे स्पार्क गैप कहते हैं और इस स्पार्क गैप में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, और ये स्पार्क गैप है, उसके बीच में ये स्पार्क होता है। स्पार्क पावर सप्लाई अगर हम शुरू करेंगे तो इसके बीच में स्पार्क होता है और इस स्पार्क की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है और यहाँ से मटेरियल रिमूव होता है। तो प्रिंसिपल देखते हैं। हीट एनर्जी जनरेटेड बाय स्पार्क, heat energy generated by the spark is used to remove material from the workpiece। हीट एनर्जी जो स्पार्क की वजह से यहाँ प्रोड्यूस होती है उसका यूज करके हम मटेरियल से मटेरियल रिमूव करते हैं वर्क पीस से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक स्पार्क गैप इज जनरेटेड टू मशीन द वर्क पीस टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड शेप। ये जो टूल और वर्कपीस के बीच में जो गैप है इसे स्पार्क गैप कहते हैं। तो ये स्पार्क गैप मेंटेन किया जाता है, ये मेंटेन रखना पड़ता है। स्पार्क गैप मतलब टूल और वर्कपीस के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, उसके बीच में गैप रखा जाता है और वो गैप भी कुछ एमएम का होता है, इतना बड़ा नहीं होता, कुछ एमएम या माइक्रोन में भी एक गैप मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो द टूल एंड वर्क पीस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल गैप कॉल्ड एज स्पार्क गैप एंड द गैप वेरीज फ्रॉम 0.01 mm टू 0.5 mm। इतना बड़ा गैप नहीं होता, कितना होता है 0.1 mm टू 0.5 mm, 0.01 mm टू 0.5 mm, इतना छोटा गैप होता है। तो उस गैप के बीच में थाउजेंड्स ऑफ स्पार्क, हर सेकंड को थाउजेंड्स ऑफ स्पार्क जनरेट होते हैं और उसकी वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है। द टूल एंड वर्क पीस बोथ आर इमर्स्ड इन द डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। ये टूल है, ये वर्क पीस है, ये दोनों ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में इमर्स्ड किए जाते हैं। ओके, व्हेन सप्लाई इज मेड ऑन, सप्लाई जब ऑन किया जाता है तो थाउजेंड्स ऑफ स्पार्क्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। ये जो स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं ये पर सेकंड थाउजेंड्स, इतनी बड़ी संख्या में स्पार्क प्रोड्यूस किए जाते हैं। व्हेन द स्पार्क कम्स इन कांटेक्ट विद द डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, ये गैप के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है इसके कांटेक्ट में जब ये स्पार्क आते हैं तो क्या होता है, व्हेन द स्पार्क कम्स इन कांटेक्ट विद द डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इन द स्पार्क गैप, द फ्लूइड गेट आयोनाइज। मतलब इसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसके आयन तैयार होते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, आयंस तैयार होते हैं
और उसकी वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती, ठीक है। इट अलाउज करंट टू फ्लो बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस, मतलब वो जो आयंस तैयार होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, करंट इसके बीच में फ्लो होता है, मतलब टूल और वर्कपीस के बीच में करंट फ्लो होता है। एंड ए वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ अराउंड 10,000 डिग्री सेल्सियस इज जनरेटेड इन द स्पार्क रीजन। 10,000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ये जो स्पार्क रीजन है इसके बीच में जनरेट होता है। और इतने हाई टेम्परेचर को ये मेटल क्या होता है, मेल्ट होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेम्परेचर मटेरियल गेट्स मेल्टेड एंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्कपीस। यहाँ का जो वर्कपीस का मटेरियल होता है, ये स्पार्क गैप में जो टेम्परेचर जनरेट हुआ है 10,000 डिग्री सेल्सियस तक का, उसकी वजह से यहाँ का जो मटेरियल है वो मेल्ट होता है और वर्कपीस से रिमूव होता है। एंड दिस मेल्टेड पार्टिकल्स, यहाँ का जो मेल्टेड मटेरियल है, दिस मेल्टेड पार्टिकल्स ऑफ द मेटल आर देन ड्रिवन अवे बाय द डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। यहाँ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड हाई वेलोसिटी से फ्लश किया जाता है, उसकी वजह से यहाँ का मटेरियल है वो यहाँ से ड्रिवन अवे, मतलब यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है। ये है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ईडीएम, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का ये था प्रिंसिपल। अब आइए आगे जानते हैं सेटअप। ये मशीनिंग का सेटअप कैसा होता है उसके बारे में हम अब यहाँ से आगे जानेंगे। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ वर्कपीस है, ये एक रिजर्वायर है, मतलब टैंक, और इस रिजर्वायर में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, और इस डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में ये मशीनिंग टेबल है, उस पर वर्कपीस माउंट किया गया है पिक्चर का यूज करके। और ये टूल, जिसके बीच में वर्कपीस और टूल के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन टूल को यहाँ मेंटेन किया गया है, मतलब जितना गैप चाहिए वहाँ पर टूल को मेंटेन किया गया है। और टूल को इसके अंदर जाने के लिए टूल फीड मैकेनिज्म यहाँ लगाया है, और उसको ड्राइव करने के लिए यहाँ सर्वो कंट्रोल है, और यहाँ डीसी पावर सप्लाई, उसका एक टर्मिनल टूल को कनेक्ट किया है, और पावर सप्लाई का दूसरा टर्मिनल यहाँ वर्कपीस को कनेक्ट किया गया है। और ये डाइलेक्ट्रिक स्टोरेज टैंक है, यहाँ से डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड पंप से उठाया जाता है और फिल्टर करके फिर नोजल से यहाँ फ्लश किया जाता है, और जो यूज डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो फिर यहाँ टैंक में जाता है, फिर फिल्टर का यूज करके जो मेल्टेड मटेरियल है ये फिल्टर से, मतलब फिल्टर किया जाता है, और जो प्योर डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो यहाँ फ्लश किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं सेटअप का एक एक कंपोनेंट के बारे में, सेटअप के यहाँ हम जानेंगे। तो पहला है टूल और वर्कपीस। टूल और वर्कपीस ये दो मेन पार्ट इस सेटअप के हैं। तो टूल आप देख सकते हैं, टूल एंड वर्कपीस इज केप्ट इन रिजर्वायर, दोनों रिजर्वायर में है, एंड इज कनेक्टेड टू डीसी पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई से दोनों कनेक्ट किए गए। तो टूल इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई, निगेटिव टर्मिनल को जोड़ा है टूल को, तो निगेटिव टर्मिनल को जोड़ा है, सो इट बिकम्स अ कैथोड। निगेटिव टर्मिनल मीन्स कैथोड। टूल इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल so that it becomes cathode, and workpiece is connected to positive terminal of power supply। यहाँ आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से वर्कपीस को जोड़ा है, तो वर्कपीस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल सो दैट इट बिकम्स एनोड, एनोड बना है, और टूल क्या बना है, कैथोड। अब देखिए वर्कपीस इज माउंटेड ऑन द मशीन टेबल बाय यूजिंग दिस फिक्सचर, वर्कपीस मशीन टेबल पर माउंट किया गया है बाय यूजिंग फिक्सचर, और टूल को फीड करने के लिए क्या है, टूल फीड मैकेनिज्म। अब दूसरा कंपोनेंट है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सिस्टम, मतलब इस टैंक में जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है उसको जो यहाँ सर्कुलेट करने के लिए जो सिस्टम है वो है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सिस्टम। द रिजर्वायर इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, ये रिजर्वायर है, और एंड इट इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सच दैट द स्पार्क गैप इज इमर्स्ड इन इट,
मतलब ये स्पार्क गैप का ये जो रीजन है, ये रीजन डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर होना बहुत जरूरी है। मशीनिंग करने के लिए ये रीजन, स्पार्क रीजन है, वो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड होना चाहिए। तो इस तरह से ये सब मेंटेन किया गया है। तो रिजर्वायर इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सच दैट द स्पार्क गैप इज इमर्स्ड इन इट। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इज कंटिन्यूअसली फ्लश्ड इनटू द स्पार्क गैप। ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यहाँ से पंप से उठाया जाता है और फिल्टर करके फिर नोजल से हाई वेलोसिटी से यहाँ फ्लश किया जाता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इज कंटिन्यूअसली फ्लश्ड इनटू द स्पार्क गैप। ये स्पार्क गैप में नोजल का यूज करके हाई वेलोसिटी से यहाँ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड फ्लश किया जाता है। आप कर्सल पर ध्यान दे सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ कर्सल का यूज करके। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इज कंटिन्यूअसली फ्लश्ड। नाउ द यूज्ड डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, यहाँ जो यूज किया हुआ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है उसमें क्या होता है, यहाँ जो मेल्टेड मटेरियल के पार्टिकल हैं ये इस फ्लूइड में होंगे। तो ये यूज्ड डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड फिर डाइलेक्ट्रिक स्टोरेज टैंक में जाता है और फिर पंप से उठाकर फिल्टर किया जाता है। और जो फिल्टर किया हुआ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो फिर ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यूज्ड डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इज फिल्टर्ड एंड रिसर्कुलेटेड इनटू द रिजर्वायर। और ये जो प्रेशर गेज है वो इसमें से जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आगे जा रहा है उसका प्रेशर मेजर करने के लिए यहाँ प्रेशर गेज लगाया हुआ। ठीक है, नोजल का फंक्शन क्या है, हाई वेलोसिटी से यहाँ फ्लूइड को छोड़ना, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को स्पार्क गैप में छोड़ना, ये नोजल का काम। ठीक है, अब आगे देखते हैं पावर सप्लाई। थर्ड कंपोनेंट है पावर सप्लाई। तो डीसी पावर सप्लाई यूज किया जाता है और ये आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है। तो आरसी सर्किट यूज किया हुआ है और पावर सप्लाई का एक टर्मिनल टूल को जोड़ा है और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस को जोड़ा हुआ है, कनेक्ट किया गया है। तो आरसी सर्किट यूज होता है, आरसी सर्किट इज यूज। देन रजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में जोड़ा हुआ है, एंड कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हेन द कैपेसिटर वोल्टेज इक्वल्स द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, हमने देखा ये स्पार्क गैप के बीच में जो पावर सप्लाई शुरू करने के बाद स्पार्क गैप के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो आयोनाइज्ड होता है, मतलब आयंस ब्रेक डाउन होते। पहले उसका बॉन्ड होगा तो वो ब्रेक डाउन होके पॉजिटिव और निगेटिव आयन बिलग बिलग होते हैं। तो कैपेसिटर क्या काम करता है, when the capacitor voltage equals the breakdown voltage of dielectric fluid, a spark discharge will occur in the spark gap. कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल होता है, तब इस गैप में स्पार्क्स जनरेट होते हैं। ठीक है, आफ्टर द कैपेसिटर डिस्चार्ज स्पार्किंग चीजेस एंड द डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इन द स्पार्क गैप गेट्स डीआयोनाइज्ड। ठीक है, कैपेसिटर जब पूरी तरह से डिस्चार्ज होता है तो स्पार्किंग चीजेस एंड डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इन द स्पार्क गैप गेट्स डीआयोनाइज्ड। फिर यहाँ बॉन्ड्स तैयार होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक हो जाते हैं जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, और फिर जब आयोनाइज्ड होते हैं तो कैपेसिटर क्या चार्ज होता है। ठीक है, द कैपेसिटर इज देन रिचार्ज्ड एंड द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, और उसकी वजह से यहाँ स्पार्क जनरेट होता है। और रजिस्टर का काम क्या है, रजिस्टर आर इन द सर्किट प्रिवेंट्स द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बिफोर द स्पार्क गैप इज डीआयोनाइज्ड। ठीक है, तो ये था पावर सप्लाई। देन फोर्थ कंपोनेंट ऑफ ईडीएम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग इज टूल फीड मैकेनिज्म। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये टूल फीड मैकेनिज्म। टूल क्या होता है, वियर होता है, कंटिन्यूस मशीनिंग शुरू होता है तो हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, तो टूल का भी मटेरियल कुछ मतलब वियर होता है उसका। तो टूल को वो जो स्पार्क गैप है उसे मेंटेन रखने के लिए हमें टूल को डाउनवर्ड मतलब फीड करना जरूरी होता है, तो उसके लिए टूल फीड मैकेनिज्म। ड्यूरिंग ऑपरेशन बोथ द टूल एंड वर्कपीस आर इरोडेड। Eroded means wear takes place or material
removed from workpiece as well as tool. It is necessary to feed the tool continuously toward the workpiece so as to maintain spark gap. Continuously feed करना पड़ता है tool को so as to maintain the spark gap. So this is achieved by suitable tool feed control mechanism. Tool feed control mechanism, suitable mechanism use किया जाता है along with servo mechanism system. ठीक है, तो ये था सेटअप. अब आइए जानते हैं वर्किंग. तो जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वही हम वर्किंग में देखेंगे. तो ये फिर एक बार ये सेटअप की डायग्राम आप देख सकते हैं और अब वर्किंग को जानेंगे. तो व्हेन सप्लाई इज मेड ऑन, जब सप्लाई ऑन होता है डीसी पावर सप्लाई, तो क्या होता है, वर्क पीस पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट है, टूल नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट है. तो इसमें से जो इसके बीच में जो स्पार्क गैप है उसमें डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आयोनाइज्ड होता है और उसकी वजह से thousands of sparks are produced per second. When the spark comes in contact with the dielectric fluid in the spark gap, the fluid get ionized. ठीक है, and it allows current to flow between the tool and workpiece. उसकी वजह से आयोनाइज्ड होने की वजह से या इसके बीच में करंट फ्लो होता है. एंड अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ अराउंड 10,000 डिग्री सेल्सियस इज जनरेटेड इन द स्पार्क रीजन. और इस हाई टेम्परेचर की वजह से वर्कपीस का जो मटेरियल है वो रिमूव होता है. एज अ रिजल्ट मटेरियल गेट्स मेल्टेड and is removed from the workpiece, and these melted particles of metal are then driven away by the dielectric fluid by using this flushing of dielectric fluid. ठीक है, ये था वर्किंग. अब आइए जानते प्रोसेस पैरामीटर्स को. मतलब ये मशीनिंग होने के लिए कौन कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे. प्रोसेस पैरामीटर्स, उसमें पहला पैरामीटर है सप्लाई वोल्टेज. तो वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द पावर सप्लाई सिस्टम इज कॉल्ड एज सप्लाई वोल्टेज एंड इट रेंजेस बिटवीन 50 वोल्ट टू 400 वोल्ट डीसी सप्लाई. वोल्टेज कितना लगता है हमें, 50 वोल्ट टू 400 वोल्ट. Then second process parameter is breakdown voltage. A breakdown voltage is the voltage at which the dielectric fluid breakdown means ionized. जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो जो पहले बॉन्ड होता है तो वो बॉन्ड ब्रेक होता है और उसके पॉजिटिव और निगेटिव आयन होते हैं, उसके लिए जो वोल्टेज लगता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं. ब्रेकडाउन वोल्टेज, एज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस, आप ये एरो देख सकते हैं, इसका मतलब इंक्रीजेस है, और अगर नीचे एरो होगा तो डिक्रीजेस, और इस एरो का मतलब है रिजल्ट्स. ठीक है, तो यहाँ से आगे आप ये ध्यान में रखें कि अगर ऊपर एरो है तो इंक्रीजेस समझे, नीचे एरो है तो उसे डिक्रीजेस समझे. ठीक है, नाउ ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस, स्पार्क एनर्जी विल इंक्रीज. ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर इंक्रीज करेंगे हम तो स्पार्क एनर्जी भी इंक्रीज होगी और उसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीजेस. ठीक है, जितना हम ब्रेक वोल्टेज ज्यादा देंगे उतनी स्पार्क एनर्जी ज्यादा तैयार होगी, उतना मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा होगा. मतलब मटेरियल ज्यादा रिमूव होगा वर्क पीस से, और जब मटेरियल ज्यादा रिमूव होगा तो क्या होगा, सरफेस फिनिश पुअर मिलेगा. ठीक है, इट रिजल्ट्स इन पुअर सरफेस फिनिश. ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस, spark energy will increase and material removal rate will increase, and due to this poor surface we get poor surface finish. ये था breakdown voltage. Then the third process parameter is resistance. Now decrease in resistance results in increase of material removal rate. MRR means material removal rate. तो इसका इस एरो का मतलब है डिक्रीज. रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करेंगे हम तो क्या होगा, मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज होगा. ठीक है, देन कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस में क्या है, कैपेसिटेंस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मटेरियल रिमूवल रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो एज अ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस देयर इज इंक्रीज ऑफ मटेरियल रिमूवल रेट.
Then fifth process parameter is spark gap. Now there is decrease in, if there is decrease in spark gap, अगर spark gap हम कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो इट रिजल्ट्स इन लोअर मटेरियल रिमूवल रेट. मटेरियल रिमूवल रेट क्या होगा? लो होगा. स्पार्क गैप हम जितना कम रखेंगे उतना मटेरियल रिमूवल रेट लोअर होगा. बिकॉज स्पार्क गैप कम रखेंगे तो स्पार्क्स कम जनरेट होंगे, तो मटेरियल रिमूवल रेट कम होगा. और उसकी वजह से क्या होगा? अगर मटेरियल रिमूवल रेट कम होगा तो हमें सरफेस फिनिश कैसा मिलेगा? बेटर सरफेस फिनिश मिलेगा. और अगर बेटर सरफेस फिनिश मिलता है तो एक्यूरेसी कैसी होगी? हाई एक्यूरेसी. तो एज अ डिक्रीज इन स्पार्क गैप there is lower material removal rate and it results in better surface finish, and due to this we get high accuracy. तो ये था पांचवा प्रोसेस पैरामीटर. देन सिक्स इज पल्स ड्यूरेशन. पल्स ड्यूरेशन, तो पल्स कितने होते हैं? 2 to 2000 माइक्रो सेकंड. 2 to 2000 पल्स पर माइक्रो सेकंड, इतने पल्स जनरेट होते हैं. तो एज अ देयर इज डिक्रीज इन पल्स ड्यूरेशन, देयर इज हाई टूल वियर. ठीक है, पल्स ड्यूरेशन अगर हम डिक्रीज करेंगे तो टूल ज्यादा वियर होगा. ठीक है, एंड देयर इज इंक्रीज इन पल्स ड्यूरेशन, देन लोअर मटेरियल रिमूवल रेट इज देयर. ठीक है, पल्स ड्यूरेशन अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मटेरियल रिमूवल रेट हमें कम मिलेगा, और पल्स ड्यूरेशन अगर हम डिक्रीज करेंगे तो हमें हाई टूल वियर मिले, जो हमें नहीं चाहिए. ठीक है. देन सातवां प्रोसेस पैरामीटर है स्पार्क फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज अबाउट 1000 स्पार्क्स पर सेकंड. मतलब एक सेकंड को 1000 स्पार्क्स, इतनी स्पार्क की फ्रीक्वेंसी होती है अबाउट. तो हम अगर स्पार्क फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? हमें सरफेस फिनिश बेटर मिलेगा. तो एज ए इंक्रीज इन स्पार्क फ्रीक्वेंसी इट रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड सरफेस फिनिश. ठीक है, तो ये थे प्रोसेस पैरामीटर्स. अब आइए जानते हैं एडवांटेजेस के बारे में. इस मशीनिंग का यूज करके हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं उसके बारे में हम जानेंगे. तो बाकी की जो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए इस मशीनिंग प्रोसेस में, मतलब इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम में एडवांटेजेस क्या क्या मिलते हैं, इसको हम एक एक करके देखते हैं. तो आइए, पहला एडवांटेज है एनी मटेरियल कैन बी मशीन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स हार्डनेस. मतलब वर्कपीस हार्ड है, सॉफ्ट है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता टूल के मटेरियल पर. कोई भी, कितना भी मटेरियल हार्ड हो, उसे हार्ड हो या सॉफ्ट हो, उसे हम इस मशीनिंग प्रोसेस का यूज करके हम मशीन कर सकते हैं. ठीक है. देन सेकंड इज कॉम्प्लिकेटेड शेप कैन बी प्रोड्यूस. मतलब कितने भी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हो, कितना भी मतलब कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो, तो वो जो शेप्स है वो हम इस मशीनिंग प्रोसेस का यूज करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. देन थर्ड एडवांटेज इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, देयरफॉर नो स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द वर्कपीस. कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट ही टूल और वर्कपीस के बीच में नहीं है. तो टूल अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तो क्या होता है? टूल वर्कपीस पर फोर्स मतलब एक्ट करता है, तो उसकी वजह से वर्कपीस में स्ट्रेस इंड्यूस होता है. लेकिन यहाँ अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट ही नहीं है, दोनों के बीच में गैप है, तो वर्कपीस में कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस और स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा. ये एक इस मशीनिंग प्रोसेस का मेन एडवांटेज. नो, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, नो स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द वर्कपीस. देन द फोर्थ एडवांटेज इज वेरी फाइन होल्स कैन बी इजीली ड्रिल्ड. बिल्कुल छोटे होल हो, ज़्यादा लेंथ के होल हो, और सरफेस फिनिश हमें हाई चाहिए, तो इस मशीनिंग प्रोसेस का यूज करके हम उसे इजीली ड्रिल कर सकते हैं. देन द फिफ्थ एडवांटेज इज हाई सरफेस फिनिश. वी गेट हाई सरफेस फिनिश बाय यूजिंग दिस मेथड ईडीएम. ये थे एडवांटेजेस.
अब कोई भी प्रोसेस हो या कोई भी थिंग हो, उसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते ही हैं। तो देखते हैं लिमिटेशंस क्या है या एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो डिसएडवांटेजेस, तो पहला है स्लो मटेरियल रिमूवल रेट, स्लो एमआरआर। हम इस मशीनिंग प्रोसेस का यूज करके हमें स्लो मटेरियल रिमूवल रेट स्लो है, मतलब वर्क पीस से मटेरियल स्लोली रिमूव होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। देन सेकंड इज टेपर होल्स आर जनरेटेड, मतलब हम जब होल जनरेट करने जाते हैं और जैसे जैसे टूल अंदर जाता है तो जो होल जनरेट हो रहा है वो टेपर हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम टूल अंदर फीड करते हैं तो होल क्या होता है, टेपर हो जाता है। देन नेक्स्ट इज ओवरकट, ओवरकट भी हो जाता है कभी कभी, मतलब ज़्यादा होल जितनी लेंथ चाहिए उससे ज़्यादा होल कट हो जाता है, या फिर जितने डायमीटर का होल चाहिए उससे ज़्यादा डायमीटर हो जाता है। देन इट कैन नॉट प्रोड्यूस वेरी शार्प कॉर्नर्स, शार्प कॉर्नर्स हम इस मशीनिंग प्रोसेस का यूज करके कट नहीं कर सकते। देन एक्सेसिव टूल वियर, टूल से भी ज़्यादा मटेरियल रिमूव होता है, तो टूल का मटेरियल भी हमें ज़्यादा लगता है, टूल कंटिन्यूसली अंदर फीड करना पड़ता है। देन हाई पावर कंजम्पशन, हाई टेम्परेचर हमें जनरेट करना है, पर सेकंड थाउजेंड्स ऑफ स्पार्क्स हमें जनरेट करने हैं, तो उसके लिए हाई पावर लगेगी, तो हाई पावर कंजम्पशन इस मशीनिंग प्रोसेस में होता है। एंड इट इज अनेबल टू मशीन इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव मटेरियल। अब हमने देखा, हमने टूल और वर्क पीस दोनों को पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ, मतलब वर्क पीस भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव चाहिए, और टूल भी कैसा चाहिए, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल का होना चाहिए। तो सिर्फ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, ऐसे ही वर्क पीस पर हम इस प्रोसेस का यूज करके मशीनिंग कर सकते हैं। जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स है, मतलब इंसुलेटर्स वगैरह, उस पर हम इस प्रोसेस का यूज करके मशीनिंग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मतलब मेन डिसएडवांटेज इस मशीनिंग प्रोसेस का है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल्स का ये हम मशीनिंग कर सकते ईडीएम का यूज करके। ये थे डिसएडवांटेजेस। अब देखते हैं एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ इस प्रोसेस का यूज करके क्या क्या कौन से कंपोनेंट्स का मशीनिंग होता है, यह अब देखेंगे। तो पहला है स्टैंपिंग टूल्स, देन वायर ड्राइंग डाइज, एक्सट्रूजन डाइज, हेडर डाइज, फोर्जिंग डाइज, ये कंपोनेंट्स ईडीएम का यूज करके हम बना सकते हैं। देन इंटरनल थ्रेड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन हार्डर मटेरियल, इंटरनल थ्रेड्स भी हम ईडीएम का यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आर जनरेटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। Then machining of exotic materials used in aerospace industries are also machined by using electro discharge machining. Exotic materials means जो नए नए materials आ रहे हैं, composite materials जो एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, उसका भी मशीनिंग ईडीएम का यूज करके हम कर सकते हैं। देन रीशार्पनिंग ऑफ कटिंग टूल्स एंड ब्रोचेस, ये भी हम ईडीएम का यूज करके कर सकते हैं। देन माइक्रो होल ड्रिलिंग भी हम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन यूज करके कर सकते हैं। देन कर्व होल ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग मीन्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग और ईडीएम और स्पार्क मशीनिंग। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा ईडीएम का वर्किंग प्रिंसिपल, सेटअप कैसा होता है, उसका वर्किंग कैसा होता है, देन प्रोसेस पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, और फिर एडवांटेजेस देखे, कुछ डिसएडवांटेजेस हमने देखे, और कुछ एप्लीकेशंस को हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा। अब आने वाला आगे का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को डिटेल में देखेंगे, और फिर एक लेक्चर में हम टूल को डिटेल में देखेंगे। जो टूल ईडीएम में यूज होता है उसको हम डिटेल में देखेंगे, और फिर आगे की नॉन कन्वेंशनल मेथड की ओर हम चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस ही मेरे लिए एनर्जी का काम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।